वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के सेकंड लेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर ली थी और सेकेंड लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट बेंड्स towards the normal or away from the normal. तो this phenomena bending of light is called the refraction of light. यहाँ से आप लोग इसको फिगर के थ्रू समझिए कि सपोज कर लीजिए क्या एक लाइन है जो क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है मीडियम 1 को मीडियम 2 से। सपोज कर लीजिए लाइन के ऊपर क्या हमारे पास एक मीडियम 1 है और लाइन के नीचे क्या है, हम लोगों के पास मीडियम 2 है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ से एक इंसिडेंट लाइट रे को फॉल कराया, हम लोगों ने अपनी इंसिडेंट लाइट रे को फॉल कराया और ये हम लोगों का लिए क्या होगा, इसका नॉर्मल क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये नॉर्मल हो गया। अब ये जैसे ही लाइट रे जो है सेकेंड मीडियम में ट्रेवल करेगी, ये क्या कर जाएगी, ये बेंड कर जाएगी। और इस बेंडिंग फिनोमेना को हम लोगों ने क्या बोल दिया, इस बेंडिंग फिनोमेना को स्टूडेंट्स हम लोगों ने बोला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो बेंडिंग है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों को भी क्या बताया कि ये जो बेंडिंग होगी या तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी और अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों को मीडियम के बारे में सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी तो हम लोगों ने कर दिया कि हमारी लाइट रे जो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, ये क्या होगा, ये ऐसे भी बेंड हो सकती है। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या था, और लाइट का ओरिजिनल पाथ ये था, बट ये क्या कर रही है, ये बेंड कर रही है, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रही है। तो इस फिनोमेना को हम लोगों ने क्या बोला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला। तो यहाँ से स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि ये जो बेंडिंग हो रही है लाइट की, ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो मीडियम पे किस तरीके से डिपेंड करती है। तो मीडियम के बारे में सबसे पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि बेसिकली मीडियम क्या होता है। तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ मीडियम, दैट इज रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। अब रेयरर मीडियम क्या होते हैं, ऐसे मीडियम जिनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। तो ऑल दोज मीडियम्स हैविंग ए लॉट ऑफ स्पेस, उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेयरर मीडियम बोल देते हैं स्टूडेंट्स। इसका एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग डेंसर मीडियम की बात करें स्टूडेंट्स, तो डेंसर मीडियम क्या होते हैं, ऐसा मीडियम जिनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है स्टूडेंट, बहुत ही कम स्पेस होता है या ना के बराबर स्पेस होता है, जैसे कि हमारा वाटर हो गया और ग्लास स्लैब हो गया। तो यहाँ पे क्या है, इनके पार्टिकल्स के बीच में अगर आप लोग कोई भी सॉलिड चीज़ को उठाइए, अगर आप लोग ब्रिक ले लीजिए, देखिए ब्रिक से तो रिफ्रैक्शन होगा नहीं, क्योंकि हम लोगों को एक ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए। अगर आप लोग एक ग्लास स्लैब को ले लीजिए, तो ग्लास स्लैब के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, पास में होते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग डेंसर मीडियम बोलेंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग एयर की बात करें, तो एयर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, तो एयर हमारा क्या करेगा, एक रेयरर मीडियम की तरीके से एक्ट करेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे स्टूडेंट क्या बात करनी थी, हम लोगों को तो बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में बात करनी थी कि जो हमारी बेंडिंग ऑफ लाइट है वो किस तरीके से हो रही है, वो बाय टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों हो रही है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों हो रही है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स केस फर्स्ट अगर हम लोग देखें, तो अगर हमारी लाइट रे जो है, अगर हमारी लाइट रे जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, तो क्या करती है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। और अगर हमारी लाइट रे जो है डेंसर मीडियम से, यहाँ पे अगर हम लोग वाटर को ले लें और एयर को ले लें, वाटर हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है, एयर हमारी क्या है, रेयरर मीडियम है, तो ये क्या कर रही है, लाइट हमारी जैसे ही फॉल हुई, और क्यों, क्योंकि ये हमारा डेंसर मीडियम था, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ फॉल हुई, तो ये क्या कर गई, यहाँ पे इसको ऐसे फॉल होना था, बट ये क्या कर गई, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल फॉल कर गई। तो यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारी लाइट जो है जब डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर रही है, और हमारी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में फॉल कर रही है, तो ये क्या कर रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है। यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों ने देख लिया कि हमारी लाइट जो है कब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है और हमारी लाइट जो है कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है। तो स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे जब नॉर्मल के साथ जो एंगल को फॉर्म करती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देते हैं। और हमारी रिफ्रैक्टेड रे जब नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल देते हैं।
तो अब स्टूडेंट्स हम लोग एक और कंडीशन को देख लेते हैं जिसमें जो है बेंडिंग अकर नहीं होती है। तो जब हमारी इंसिडेंट रे जो है स्टूडेंट्स, ये जब डायरेक्टली नॉर्मल पे फॉल करती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये अपने ओरिजिनल पाथ पे रिटर्न बैक कर जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं होता है। और यही केस हम लोगों ने स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन में भी देखा था। वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि जब हमारी इंसिडेंट रे जो है वो जब नॉर्मल पे फॉल करती है तो क्या कर जाती है, वो रिटर्न बैक कर जाती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो जब भी हमारी लाइट रे जो है, हमारी इंसिडेंट लाइट रे जो है, जब ये नॉर्मल पे फॉर्म करेगी तो उस कंडीशन में ना तो रिफ्रैक्शन होगा और ना ही रिफ्लेक्शन होगा। सो अब हम लोग स्टूडेंट्स जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि आखिर रिफ्रैक्शन क्यों होता है। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन क्यों होता है उसको समझने से पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम और एयर में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट अगर हम लोग बात करें कि हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट मीडियम्स के लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है। सो क्योंकि हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या है, डिफरेंट मीडियम्स के लिए क्या है, डिफरेंट है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि रिफ्रैक्शन अकर होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बेसिकली क्यों होता है, तो बिकॉज the speed of light for two mediums are different, so due to change in the speed of light in different medium refraction occur। क्योंकि हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, तो वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारी जो लाइट की स्पीड है वो चेंज हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, और उसकी वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना अकर होता है। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट हम लोग बात करें तो बेसिकली हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कितनी होती है, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर एक हमारा डेंसर मीडियम है और ग्लास भी हमारा डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पे हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कितनी होगी, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमारी स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग स्टूडेंट जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो इसको समझने से पहले स्टूडेंट्स अभी आप लोगों ने एक पॉइंट नोट किया होगा कि हम लोग जब रेयरर मीडियम में थे, मींस रेयरर मीडियम हमारा क्या है, वैक्यूम एयर, हमारा एयर क्या है, रेयरर मीडियम है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या थी, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट हमारी ज़्यादा थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट जैसे ही हम लोग डेंसर मीडियम में गए, हमारा वाटर और ग्लास क्या है, ये दोनों डेंसर मीडियम के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट थी ये क्या हो गई, अपने आप कम हो गई। तो बेसिकली रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लोग कोई भी मीडियम की डेंसिटी को मेज़र कर सकते हैं। वी कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हाट वी कैन मेज़र द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम। हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी को मेज़र कर सकते हैं। और ऑप्टिकल डेंसिटी स्टूडेंट क्या होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है कि हमारा जो मीडियम है वो कितना डेंस है। हमारा मीडियम जितना ज़्यादा डेंस होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, और जितना ज़्यादा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी होगी उतनी ही कम क्या होगी, उसकी स्पीड ऑफ लाइट होगी। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू और एन से डिनोट करते हैं। म्यू से भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं और एन से भी डिनोट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ म्यू, अगर हमारा म्यू ज़्यादा है तो हमारा जो ऑप्टिकल डेंसिटी है किसी भी मीडियम की वो ज़्यादा है, बट हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है, वो कम है। यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमारा डेंसर मीडियम था तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन उसका म्यू क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो म्यू क्या हो गया, हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है या एन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ द लाइट। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही कम क्या होगी, उसकी लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। तो यहाँ से हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन के बारे में बात कर ली। स्टूडेंट्स बेसिकली हम लोगों के पास दो टाइप्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हमारी लाइट जो है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोग जो है एक मीडियम को फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे हमारा एक मीडियम क्या होगा, एक मीडियम तो हमारा एयर ही रहा होगा, और हमारी लाइट कहाँ से ट्रेवल करेगी, हमारी लाइट एयर से ट्रेवल करेगी और किसी दूसरे मीडियम में जाएगी। अब वो दूसरा मीडियम कोई सा भी हो सकता है, उससे हम लोगों को मतलब नहीं है, लेकिन एक मीडियम यहाँ पे क्या होगा, एक मीडियम हमारी एयर होगा, वैक्यूम होगा।
तो उस कंडीशन में हम लोगों ने उसको क्या बोला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी, या हम लोग इसको एन से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे सी क्या होता है, हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है, और वी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक और टर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज यहाँ पे जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, साइन आई और साइन आर का रेशियो होता है। मीन्स सपोज कर लीजिए कि हमारा क्या है, यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये मीडियम 1 था और ये मीडियम 2 था, तो ये क्या हुआ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन का एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और साइन का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। तो बेसिकली इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे, इसका यूज़ हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन का एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू का रेशियो होता है। ठीक, हम लोग स्टूडेंट्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिलेटिव का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग रिलेशन को इस्टेब्लिश करेंगे। मीन्स यहाँ पे हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे एक मीडियम के साथ दूसरे मीडियम की। तो हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बेसिकली इस लाइन के ऊपर क्या माना है, हमारा मीडियम 1 है और इसके लाइन के नीचे क्या है, हमारे पास मीडियम 2 है। हमारी लाइट जो है मीडियम 1 पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, v1 थी, और हमारी लाइट की जो मीडियम 2 पे वेलोसिटी क्या रही होगी, उसकी वेलोसिटी v2 रही होगी। तो यहाँ से हमारी जब इंसिडेंट रे जो है मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके रिफ्रैक्शन हुआ। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा μ1 होगा, अगर हम लोग फर्स्ट मीडियम के लिए बात करें तो μ1 हमारा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v1 हो जाएगा। इसी तरीके से μ2 हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v2 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, डिवाइड कर दें, तो μ1/μ2 क्या हो जाएगा, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v2/v1। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के k की वैल्यू 1 रख दी। तो हम लोगों के पास ये क्या आ गया, μ1/μ2 इक्वल्स टू v2/v1। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग इस μ1/μ2 को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हमारे पास v2/v1 आ जाएगा। फिर से आप लोग इसको दिमाग में बैठा लिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे हम लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड क्या होगा, v2/v1। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट लेंगे तो हमारा v1 नीचे होगा और हमारा v2 ऊपर होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट हम लोग क्या करें, अगर हम लोग μ2 को ऊपर कर दें और μ1 को नीचे कर दें, तो हम लोगों के पास ये आ जाएगा μ2/μ1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v1/v2। हम लोगों के पास यही तो आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v1/v2 हो जाएगा। तो इसको हम लोगों ने क्या लेट कर लिया, हमारी 4th इक्वेशन है और ये हमारी क्या है, 5th इक्वेशन है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इक्वेशन 4 का इक्वेशन 5th के साथ मल्टीप्लिकेशन करा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v2/v1 इंटू v1/v2। तो v2 से v2 कैंसिल और v1 से क्या आ जाएगा, v1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इधर भेज दें तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या इस्टेब्लिश कर लिया, हम लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ से बेसिकली एक रिलेशन को ही तो इस्टेब्लिश कर लिया कि यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। और इसी को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन से भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये सिंबल को ऊपर ना लिख के हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, सपोज करिए कि अगर हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया गया है,
तो अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर दें, अगर हम लोग इस टर्म का रेसिप्रोकल कर दें तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। यही तो हम लोगों ने फाइंड किया। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों को किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, तो अगर हम लोग उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, हम लोगों को उस मीडियम के रिस्पेक्ट में हम लोगों को उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू क्या दिया गया है, 3/2 दिया गया है। अब हम लोगों से पूछ क्या रहा है, हम लोगों से पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ये हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यही तो होगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने फाइंड किया कि अगर हम लोगों के पास एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो हम लोग उसका रेसिप्रोकल निकाल के हम लोग दूसरे की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल्स टू 1/3/2। तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2/3। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल को भी देख लिया। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द मीडिया ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स कि हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये क्या है, ये एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं लाई कर रहे हैं। अगर इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखें एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस, मीन्स जिस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जिस पॉइंट पे तीनों मिल रहे हैं उस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब हम लोग सेकेंड लॉ के बारे में बात करते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन किसने दिया, स्नेल साहब ने दिया। इन्होंने 1621 में एक लॉ दिया जिसका नाम क्या पड़ा, स्नेल्स लॉ पड़ा। तो इन्होंने क्या बोला स्टूडेंट्स बेसिकली कि अगर हम लोग मीडियम को चेंज नहीं करते हैं, अगर हम लोग जो 2 मीडियम ले रखे हैं, अगर हम लोगों ने जो 2 पेयर ऑफ मीडियम लिए हैं, अगर हम लोग उनको चेंज नहीं करते हैं, उनको हम लोग सेम रखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इंसिडेंट लाइट रे हम लोगों ने फॉल कराई। इसके लिए क्या होगा, ये नॉर्मल होगा, तो हम लोगों ने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया। और ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। तो यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ रहा होगा और यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ रहा होगा। अगर हम लोग अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को क्या करें, अगर हम लोग अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमारी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी, तो यहाँ पे बेसिकली जो स्टूडेंट्स हमारी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू होगी वो भी बढ़ेगी। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पे अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कम कर दे रहे हैं तो क्या होगा, हमारे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू है वो भी कम होगी। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर हम लोग मीडियम को सेम रख रहे हैं तो भले ही हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू को चेंज करें, लेकिन जो इनका रेशियो होगा, इनके जो साइन का रेशियो होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर हम लोग इसको फर्स्ट केस मान लें और इसको सेकंड केस माने, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको I1 मान लें और R1 मान लें, इसको I2 मान लें और R2 मान लें, तो हमारा साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, साइन I2 अपॉन साइन R2 के बराबर होगा। इन्होंने ये बोला। तो अब हम लोग इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। इन्होंने क्या बोला, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ ए मीडियम। तो यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग थर्ड लॉ को भी देख लेते हैं। तो बेसिकली ये लॉ क्या कहता है कि वेन एवर लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, जब भी हमारी जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। जो भी फ्रीक्वेंसी होगी हमारे लाइट की वो हमेशा सेम रहती है, बट उसकी जो वेलोसिटी और उसकी जो वेवलेंथ होती है उसमें क्या आ जाता है, चेंजमेंट आ जाता है।
तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर ली। अब क्या हुआ, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है जब एक ग्लास स्लैब लेंगे तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होगा कि सपोज़ करिए यहाँ से हमारी एक इंसिडेंट रे फॉल हुई, ये इंसिडेंट रे हुई, तो इसके लिए नॉर्मल क्या होगा, इसके लिए नॉर्मल बेसिकली ये होगा, क्योंकि हमारी जो लाइट रे है ये क्या कर रही है, ये रेयरर से डेंसर मीडियम में फॉल हो रही है, तो ये क्या करेगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगी, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो गई। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे एक बार फिर से रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे मल्टीपल रिफ्रैक्शन होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हमारी लाइट रे क्या है, अब हमारी लाइट रे जो है डेंसर मीडियम से कहाँ पे ट्रेवल करेगी, रेयरर मीडियम में ट्रेवल करेगी। तो सपोज कर लीजिए इसके लिए नॉर्मल ये रहा होगा, तो अब ये क्या करेगी, अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेवल करेगी, तो यहाँ से ये ऐसे ट्रेवल कर जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सपोज कर लीजिए हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, बिकॉज यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये इसलिए होगा स्टूडेंट्स क्योंकि ये और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहा होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये अगर एंगल आर है तो ये भी हमारा क्या होगा, एंगल आर होगा। तो यहाँ से हमारा ये एंगल आर हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है अगर हम लोग बात करें तो हमारी लाइट को किस पाथ को जाना था, हमारी लाइट को इस तरीके से कुछ ट्रेवल करना था, बट ये क्या हुआ, ये इधर शिफ्ट कर गई। तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग हो गई, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अभी मैं आप लोगों को इसको और अच्छे से समझाऊंगा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि यहाँ पे पहला फिनोमेना क्या हो गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, और दूसरा फिनोमेना क्या हुआ कि हमारी लाइट रे जो है स्टूडेंट्स, जब ये यहाँ से ट्रेवल करी, फिर यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन करी, और उसके बाद यहाँ पे रिफ्रैक्शन करी। तो बेसिकली स्टूडेंट साइंटिस्ट ने क्या देखा, साइंटिस्ट ने ये देखा कि अगर हम लोग लाइट रे को जो है इस डायरेक्शन से पास करते हैं तो ये क्या करेगी, ये वापस इसी पाथ पे ट्रेवल कर जाएगी। तो इससे हम लोगों को पता चला कि हमारी जो लाइट है बेसिकली क्या करती है, वो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब भी रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है तो हम लोगों को दो फिनोमेना देखने को मिलते हैं। पहला हम लोगों को क्या मिलता है, पहला हम लोगों को लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, और दूसरा हम लोगों को क्या मिलता है, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी मिलती है। जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए कि इमर्जेंट रे क्या होती है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एंगल ऑफ इमरजेंस होता है, तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि इमर्जेंट रे क्या होती है। इमर्जेंट रे स्टूडेंट्स वो रे होती है जिस रे को अगर हम लोग पास करें, अगर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस रे को एक सर्टेन मीडियम में पास किया, हम लोगों ने यहाँ पे इसको ग्लास के थ्रू पास किया, और फिर ये रे क्या कर रही है, फिर वापस ये रे क्या कर रही है, रिफ्रैक्शन को शो कर रही है। तो रे दैट पासेस थ्रू ए सर्टेन मीडियम एंड देन रिटर्न्स टू द ओरिजिनल मीडियम, उस रे को हम लोग क्या बोल देते हैं, इमर्जेंट रे बोल देते हैं। मीन्स अगर हमारी ये जो रे है एयर के थ्रू रिफ्रैक्शन कर रही थी, फिर ये ग्लास में गई, फिर उसके बाद ये वापस कहाँ पे आ गई, फिर इसने एयर के थ्रू रिफ्रैक्शन को शो किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिस मीडियम के थ्रू उसने रिफ्रैक्शन किया था वापस वो उसी मीडियम में आ गई, तो इसलिए हम लोगों ने उसको क्या बोल दिया, इमर्जेंट रे बोल दिया। और यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि नॉर्मल के साथ जो इमर्जेंट रे एंगल बनाती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट बोल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सबसे पहले तो यही बता दिया था कि हमारा रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ क्या होता है, कि हमारी लाइट जो है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करती है, और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फिनोमेना होता है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स, हमारी लाइट रे को अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो हमारी लाइट रे क्या आती, हमारी लाइट रे इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती, बट ये क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे ग्लास स्लैब थी तो उसकी वजह से यहाँ पे मल्टीपल रिफ्रैक्शन हुए, और जिसकी वजह से हमारी जो इमर्जेंट रे थी वो क्या हो गई, वो इंसिडेंट लाइट रे के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो पैरेलल हो जाती है और कुछ डिस्टेंस क्या हो जाती है, डिस्प्लेस कर जाती है परपेंडिकुलर। यहाँ पे ये पैरेलल भी है और परपेंडिकुलरली डिस्प्लेस्ड भी है, तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं।
तो बेसिकली लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है स्टूडेंट्स, अब आप लोग ये समझ लीजिए। तो इट इज़ द परपेंडिकुलर शिफ्ट इन द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे व्हेन इट ट्रेवल्स टू ए सर्टेन मीडिया एंड रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल मीडिया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी जो इंसिडेंट रे है ये एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये परपेंडिकुलर तो शिफ्ट कर रही है और ये क्या हो रही है, ये इंसिडेंट रे के पैरेलल हो रही है। तो इस फेनोमेना को स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या बोल दिया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। तो यहाँ पे जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों, ये भी जो है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर हम लोग यहाँ पे जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस को स्टूडेंट्स बढ़ा देंगे तो हमारा जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के। अगर स्टूडेंट्स हम लोग जो है ये जो थिकनेस है, अगर हम लोगों ने जो ग्लास स्लैब ली है, अगर हम लोग इसकी थिकनेस को बढ़ा देंगे तो भी क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ जाएगा। तो हमारा जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग जो है अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा देंगे, अगर हम लोग कोई भी मीडियम लेंगे और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो उसका जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी भी मीडियम का, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट हम लोगों ने क्या समझ लिया, यहाँ से हम लोगों ने रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ को समझ लिया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझ लिया, और हम लोगों ने ये समझ लिया कि हमारा जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट्स है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे बेसिकली मैंने बस उसको रिप्रेजेंट कर दिया अच्छे से, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, यहाँ पे ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज लेंसेज। तो लेंसेज क्या होते हैं, लेंसेज आर बेसिकली ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय वन कर्व सरफेस। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोग 3 पॉइंट से इसको समझ सकते हैं कि हमारे जो लेंस होते हैं ये क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, मींस इनके थ्रू लाइट इजीली ट्रेवल कर सकती है स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट क्या है कि इनके थ्रू जो है रिफ्रैक्शन हो सके, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है कि इनके पास कम से कम एक कर्व सरफेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे 10th क्लास में हम लोग सिर्फ 2 लेंसेज के बारे में बात करेंगे, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस भी बहुत टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स और कॉनकेव लेंस भी बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे हम लोग बाई कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे और यहाँ पे हम लोग बाई कॉनकेव लेंस की बात करेंगे। मींस दोनों कंडीशन में हम लोग क्या लेंगे, हम लोग बाई कॉनकेव लेंस लेंगे और बाई कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग समझ लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं। तो जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस होते हैं ये क्या होते हैं, ये साइड में क्या होते हैं, पतले होते हैं, लेकिन मिडिल में कैसे होते हैं, थिक होते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग कन्वर्जिंग लेंसेज भी बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग कॉनकेव लेंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये क्या होते हैं, ये मिडिल में थिक होते हैं और साइड में क्या होते हैं, साइड में मोटे होते हैं, ठीक है। और इन लेंसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंसेज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के बारे में स्टूडेंट्स बात करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग कॉनकेव लेंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है कॉन्वेक्स लेंस के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया गया, हम लोगों के बाई कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है। मींस बाई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 2। कॉन्वेक्स का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, कर्व। यहाँ पे आप कॉन्वेक्स का मतलब किससे निकालेंगे, कर्व। तो यहाँ पे जो आप लोग लेंस देख रहे हैं इसके पास क्या है, एक ये कर्व सरफेस है, एक इसके पास ये कर्व सरफेस है। तो ये जो कर्व सरफेस है ये क्या रही होगी, ये कोई ना कोई एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा, तभी तो इसको काटा गया तो हम लोगों को एक कर्व सरफेस मिली। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो हमारी ये जो सरफेस है, ये जो इसका ये कर्व हिस्सा है, ये भी क्या रहा होगा, ये भी कोई एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, यहाँ से हम लोगों को इसका एक C2 सेंटर मिल गया और यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया कि यहाँ पे इसका C1 सेंटर मिल गया। मींस इस वाली कर्व सरफेस के लिए इसके पास एक C2 सेंटर होगा स्टूडेंट्स, और इस वाली सरफेस के लिए इसके पास क्या होगा, C1 सेंटर होगा। तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसको बेसिकली हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। और वो लाइन जो C1 और C2 को ज्वाइन करती है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को 2 पॉइंट समझ में आ गया कि हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। अब हम लोग अपर्चर की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट जहाँ से रिफ्रैक्शन होता है, मीन्स ये जो आप लोगों को रिफ्रैक्टिंग पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन से रिफ्रैक्शन होगा और इस पोर्शन से रिफ्रैक्शन होगा। तो इस पोर्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, हमारे लेंस का अपर्चर बोल सकते हैं, या हम लोग इसको बोल सकते हैं डायमीटर ऑफ द कर्व सरफेस। ये डायमीटर ही तो है, ये कोई एक कर्व सरफेस है तो इसका ये डायमीटर रहा होगा।
तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोगों ने 3 पॉइंट्स के बारे में बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर के बारे में कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली हम लोगों को क्या दिया गया है, हम लोगों के पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, हम लोग ऑप्टिकल सेंटर को भी समझ लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर जो है ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस रहा होगा और ये हमारा क्या होगा, C1 और C2 क्या रहे होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर रहे होंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर स्टूडेंट जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है कि जहाँ से हमारी जो इंसिडेंट रे जो है अगर फॉल करती है तो उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है, वो डायरेक्टली पास कर जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, हमारे लेंस के सेंटर में होता है, इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको यहाँ से पास कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा और ये हमारी रे जो है डायरेक्टली पास कर जाएगी लेंस को। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि हमारा जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। दैट इज सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर, अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस। यही सारे पॉइंट्स जो होते हैं कॉन्केव लेंस में होते हैं। तो अब हम लोग जो इनकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो अपर्चर क्या होता है, द अपर्चर ऑफ द लेंस इज द पोर्शन फ्रॉम वेयर रिफ्रैक्शन अकर और इट इज द डायमीटर ऑफ द लेंस, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अ लेंस इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ 2 स्फेरिकल सरफेस, सेंटर्स ऑफ दीज स्फीयर। इनके सेंटर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, इनके सेंटर्स को हम लोग बोल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इनके सेंटर्स को हम लोगों ने क्या स्टूडेंट बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया। इसी तरीके से हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर लेते हैं। तो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द कर्वेचर कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे हमारी जो लाइन ज्वाइन कर रही है C1 और C2 को हम लोगों ने ज्वाइन किया, तो ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। इसको हम लोग इमेजिनरी लाइन भी बोल सकते हैं या लाइन भी बोल सकते हैं। तो ये जो लाइन जो है C1 और C2 को ज्वाइन करती है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑप्टिकल सेंटर की। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि द पॉइंट ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस सच दैट ए रे पासेस देन नो रिफ्रैक्शन अकर। अब हम लोग जो है स्टूडेंट समझ लेते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होती है। तो स्टूडेंट्स प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि सपोज कर लीजिए हमारी जो इंसिडेंट रे हैं, यहाँ पे अगर हमारी इंसिडेंट रे जो अगर जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो ये जिस पॉइंट पे जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये जिस पॉइंट पे जो है मीट करती हैं, इन्फिनिटी से हम लोगों के पास स्टूडेंट्स कैसी रेज आती हैं, हम लोगों के पास पैरेलल रेज आती हैं। तो यहाँ से जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज निकल रही हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये जिस पॉइंट पे मीट करेंगे, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं सपोज कर लीजिए इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, या तो हम लोग इसको फर्स्ट फोकस भी बोल सकते हैं और सेकेंड फोकस भी बोल सकते हैं। और इस लेंथ को पोल से फोकस के बीच की लेंथ को हम लोग क्या बोल देते हैं, पोल से फोकस के बीच की लेंथ को हम लोग क्या बोल देते हैं, फोकल लेंथ बोल देते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट्स आप लोगों को। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, द व्हेन द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट ए पॉइंट कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस और द फर्स्ट फोकस और द सेकंड फोकस। तो द लेंथ बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर कॉल्ड द फोकल लेंथ। तो यहाँ से हम लोगों ने समझ लिया कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है स्टूडेंट्स और हमारा फोकल लेंथ क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है रूल्स देख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज ट्रेस करने के लिए। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर स्टूडेंट्स हमारी जो है इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, हमारी जो इंसिडेंट लाइट रे, यहाँ से देख लो आप लोग कि हमारी जो इंसिडेंट लाइट रे ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये कहाँ पे मिलती है, ये फोकस पे मिलती है जाके, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। इसकी आप लोग लैंग्वेज भी देख सकते हैं कि रे ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द लेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट ए प्रिंसिपल फोकस। सेकंड रूल स्टूडेंट्स क्या होता है बेसिकली कि जब हमारी लाइट रे जो है ये जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो क्या होती है, यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है, हमारी लाइट क्या होती है, अनडेविएटेड पास कर जाती है। स्टूडेंट्स अब हम लोग थर्ड रूल देख लेते हैं। तो थर्ड रूल क्या कहता है कि स्टूडेंट्स अगर हमारी इंसिडेंट लाइट रे जो है, यहाँ से अगर हमारी इंसिडेंट लाइट रे जो है फोकस को पास करते हुए निकलती है, फोकस को पास करते हुए निकल रही है स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग देख लीजिए सपोज कर लीजिए फोकस को पास करते हुए निकल रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, आप लोग इसको हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमारी इंसिडेंट लाइट रे जो है फोकस से पास करते हुए निकलती है तो जब वो लेंस से रिफ्रैक्ट करती है या लेंस के साथ जब उसका रिफ्रैक्शन होता है तब वो क्या हो जाती है, तब वो पैरेलल हो जाती है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। तो फर्स्ट केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे होगा
तो सबसे पहले हम लोग जो है फर्स्ट केस ले लेते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों के पास कैसी रेज आएंगी, हम लोगों के पास पैरेलल रेज आएंगी। तो यहाँ से हम लोगों के पास पैरेलल रेज आ रही हैं। तो सपोज कर लीजिए, और ये पैरेलल रेज क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये कहाँ पे मिलेंगी, ये फोकस पे मिलेंगी। इधर से भी हम लोगों ने निकाला तो हम लोगों को कहाँ पे मिल गई, फोकस पे मिल गई। तो हमारी इमेज फॉर्मेशन क्या होगी, हमारी इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है, हमारी इमेज जो है वो कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है स्टूडेंट्स। कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, बहुत ही ज़्यादा छोटी बन रही है। और कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड भी बन रही है। अब हम लोग इसी का दूसरा केस ले लेते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमारी जो रेज आ रही हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम हम लोगों के पास 2 रेज तो होनी चाहिए, तभी तो इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ पे ये दोनों रेस अभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, लेकिन ये दोनों रेस खुद के भी तो पैरेलल हो सकती हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। सपोज करिए स्टूडेंट्स, ये हमारी फर्स्ट रे जो थी और यहाँ से हमारी ये रे भी पैरेलल है। कर लीजिए स्टूडेंट्स, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इस पॉइंट पे मिलेगी। और जब हमारी ये जो सेकंड रे है, क्योंकि ये दोनों रे क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों रे हमारी यहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से सपोज कर लीजिए हम लोगों ने इसको जब पास कराया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अनडेविएटेड रहेगी। तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगी उसी पॉइंट पे तो हम लोगों को इमेज फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए हमारी ये क्या हो गई, इमेज हो गई। तो हमारी इमेज यहाँ पे स्टूडेंट कैसी बन रही है, यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो डिमिनिश्ड ना बन के कैसी बन रही है, स्मॉलर बन रही है, स्मॉलर इन साइज। बाकी कैसी है, ये रियल और इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड है, और फोकस पे बन रही है। कहाँ पे बनेगी, ये फोकस पे बन जाएगी स्टूडेंट्स। यहाँ पे बेसिकली मैंने उसके फीचर्स को लिख दिया है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा आसानी से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इन्हीं के बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स को लगाते हैं। अब हम लोग सेकेंड केस ले लेते हैं बच्चों, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है 2f1 के बियॉन्ड होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं f1। तो सपोज कर लीजिए इसका जो है फोकस कहाँ रहा होगा, इसका f2 फोकस रहा होगा। यहाँ पे इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से जितनी दूरी हमारी f2 की होगी उतनी ही दूरी हमारी क्या होगी, f2 की दूरी होगी ट्वाइस ऑफ f2 के। इसी तरीके से हम लोग इधर ले लेंगे, तो जितनी दूरी हमारी ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट फोकस की दूरी जितनी रही होगी उसका जस्ट डबल हमारा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ f1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है 2f1 के पीछे रखा हो, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है स्टूडेंट्स, ट्वाइस ऑफ f1 के पीछे। तो ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब हम लोगों को इमेज फॉर्मेशन करनी है। तो हम लोग एक रे को जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराते हैं। तो ये कहाँ से पास होगी, ये f2 से पास हो जाएगी। और दूसरी रे को स्टूडेंट हम लोग कहाँ से पास करा देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं। तो यहाँ पे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से रे पास हुई। आप लोग जो है ये फिगर को जब फॉर्म करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप लोग यहाँ पे जो है प्रॉपर कंपास, स्केल और इरेजर पेंसिल का यूज़ करेंगे, तभी आप लोगों को जो है बोर्ड में पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारी इमेज कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी, a डैश b डैश। तो हमारी इमेज क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारी जो इमेज होगी उसके फीचर्स क्या होंगे, बेसिकली हमारी जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। कहाँ पे बन रही है, f2 और ट्वाइस ऑफ f2 के बीच में बन रही है। तो हम लोगों ने क्या लिखा, फॉर्म बिटवीन f2 फोकस सेकेंड फोकस एंड ट्वाइस ऑफ सेकेंड फोकस। और कैसी बन रही है, लार्जर है कि स्मॉलर है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके साइज से कैसी बन रही है, छोटी बन रही है। हम लोग स्टूडेंट्स थर्ड केस देख लेते हैं। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट ट्वाइस ऑफ f1। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ट्वाइस ऑफ f1 पे है। तो एक रे हम लोग क्या करेंगे, एक रे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करा देंगे। तो ये कहाँ पे मिलेगी, ये f2 पे मिल जाएगी, जा करके f2 को कट करते हुए निकलेगी। और एक रे स्टूडेंट्स हम लोग कहाँ से निकालेंगे, एक रे जो है स्टूडेंट्स हम लोग जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देंगे। तो यहाँ से जब हम लोग इस रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे ये ट्वाइस ऑफ f2 पे हम लोगों को मिलेगी। तो हमारी इमेज कैसी है, इमेज अगर हमारी ए बी थी तो ये कहाँ बनेगी, a डैश b डैश पे मिलेगी। तो हमारी इमेज कैसी है, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमारी इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड है। कहाँ पे बन रही है, जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को अपने ट्वाइस ऑफ f1 पे रखा था, तो ये हम लोगों को कहाँ इमेज मिली, ट्वाइस ऑफ f2 पे मिली। और हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो साइज़ हमारे ऑब्जेक्ट का था वही साइज़ हमारे क्या है, वही साइज़ हमारे इमेज का है। तो यहाँ से हम लोग इसके फीचर्स को भी देख लेते हैं। फॉर्म्ड एट f2
रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम लोग फोर्थ केस की बात करते हैं। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f1 एंड ट्वाइस ऑफ f1, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है f1 और ट्वाइस ऑफ f1 के क्या हो, इन दोनों के पॉइंट के बीच में कहीं भी रखा हो, तो हम लोगों की इमेज कैसी फॉर्म होगी, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो एक रे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, एक रे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराएंगे, तो ये कहाँ पे मिलेगी, जाके f2 पे मिलेगी। और दूसरी रे हम लोग क्या करेंगे, दूसरी रे को हम लोग इस तरीके से पास करेंगे कि ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करे, तो ये यहाँ पे पास करेगी कहीं जा करके। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को हमारी इमेज कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे जहाँ पे दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो ये कैसी होगी, a डैश बी डैश सपोज कर लीजिए हमारी इमेज है। तो ये कैसी है, यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या था, छोटा है, बट यहाँ पे हमारा जो इमेज फॉर्म हो रही है कैसी है, लार्जर है। तो हमारी इमेज का साइज़ क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा। इमेज हमारी रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। तीसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, कि हमारी अपने ऑब्जेक्ट को f1 और ट्वाइस ऑफ f1 के बीच में कहीं भी रखा तो हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई, हमारी इमेज जो है 2f2 के बियॉन्ड फॉर्म हुई, मीन्स 2f2 के बाहर। फिफ्थ देख लेते हैं। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f1, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है f1 पे प्लेस है। तो एक रे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराएंगे, तो ये कहाँ से पास करके निकलेगी, f2 पे पास करते हुए निकलेगी। और दूसरी रे को हम लोग क्या करा रहे हैं, दूसरी रे को हम लोग जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास करार दे रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, ये जो हमारी दोनों रेज हैं क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जब ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हमारी जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ पे फॉर्म होगी, हमारी इमेज जो है इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। और कैसी फॉर्म होगी, जहाँ पे भी ये इमेज फॉर्म होगी वो किस तरीके की होगी, उसका साइज़ जो है बहुत बड़ा होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा। तो हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट f1 पे रखा होता है, रियल और इन्वर्टेड होती है, और कैसी होती है, हाईली मैग्नीफाइड होती है। अब हम लोग सिक्स्थ केस के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट ऑप्टिकल सेंटर C एंड f1, अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर C और f1 इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं भी रखा होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रे को जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराएंगे, तो ये कहाँ पे मीट करेगी, ये f2 पे मिलेगी जा करके। दूसरी रे को स्टूडेंट्स हम लोग कहाँ करा रहे हैं, दूसरी रे को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देंगे ये। तो अगर हम लोग इसको जो है एक्सटेंड करें वर्चुअली, तो ये कहीं इस पॉइंट पे मिलेगी जा करके, तो ये कहीं इस पॉइंट पे मिलेगी जाके स्टूडेंट्स। ये हमारा ए बी था, तो ये हमारी इमेज सपोज कर लीजिए यहाँ पे बन रही है, तो ये कैसी बन रही है, ए डैश बी डैश है, और यहाँ पे हमारी जो इमेज है किस तरीके की बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी इमेज को एक्सटेंड कर रहे हैं डॉटेड लाइन से। तो हमारी यहाँ पे इमेज कैसी है, वर्चुअल है, और कैसी है, इरेक्ट है, मीन्स सेम साइड है, ए बी इधर जिस ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि हमारी जो इमेज है, जब हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रखा तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, f1 के पीछे बन रही है। और दूसरी बात और तीसरा पॉइंट क्या है कि हमारी जो इमेज बन रही है स्टूडेंट्स वो कैसी है, वो हाईली मैग्नीफाइड है, हाईली लार्ज है। तो अभी तक स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जब कॉन्वेक्स लेंस की बात करी यहाँ पे, तो कॉन्वेक्स लेंस में हम लोगों को सारे टाइप्स की इमेजेस मिली, रियल इन्वर्टेड मिली, वर्चुअल मिली, इरेक्ट मिली, हाईली लार्ज मिली और हाईली डिमिनिश्ड मिली। बट अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को जो है कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज के साथ जो है हमारी जो इमेज है वो कैसी है, हाईली इनलार्ज है। तो वर्चुअल इमेज के साथ अब हम लोगों को कैसी इमेज बनानी है, डिमिनिश्ड बनानी है, मीन्स उसका साइज़ क्या हो, स्मॉलर हो। तो इस कंडीशन में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स कॉनकेव लेंस की। सबसे पहले हम लोग रूल्स देख लेते हैं कॉनकेव लेंस की इमेज को ट्रेस करने के लिए। तो पहला रूल क्या होता है कि अगर हमारी लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसे पॉइंट पे पास करे स्टूडेंट्स जहाँ से कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोल देते हैं। तो यहाँ से जब हमारी लाइट रे फॉल करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो इसका फर्स्ट रूल हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग सेकंड रूल को देखें तो सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर हमारी इंसिडेंट लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होगी तो यहाँ पे क्या करेगी, ये रे क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। क्योंकि हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है बेसिकली क्या होता है, वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो जैसे ही ये रे प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ी तो ये क्या कर गई, डाइवर्ज कर गई। लेकिन ये कहाँ पे मीट करेगी, अगर हम लोग इसको जो है ड्रॉ करके देखें तो ये जो है फोकस पे कहीं ना कहीं मीट कर रही होगी। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमारी
इंसिडेंट लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन जब हम लोग उसको बैक साइड एक्सटेंड करेंगे तो वो कहाँ पे मिलेगी, वो हम लोगों को फोकस पे मिलेगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग थर्ड रूल देख लेते हैं। तो ए रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग एक ऐसी इंसिडेंट लाइट रे को फॉल करा रहे हैं जो अपीयर हो रही है, क्या कहते हैं कि ये जो है F2 पे मीट करेगी, बट जैसे ही ये लाइट रे जो है रिफ्रैक्शन करेगी तो ये क्या कर जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मींस अगर हमारी कोई भी इंसिडेंट लाइट रे जो है स्टूडेंट्स, अगर वो अपीयर हो कि वो कहाँ पे मीट कर रही है, वो फोकस पे मीट कर रही है, तो वो क्या होता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यहाँ पे ये दोनों रूल्स एक दूसरे के क्या हैं, वाइसी वर्सा हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमारी कोई भी लाइट रे जो है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ पे मिलेगी, वो फोकस पे मिलेगी। और अगर हमारी कोई भी लाइट रे जो है इंसिडेंट हो रही है फोकस पे, तो ये क्या होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं कॉनकेव लेंस की। तो हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ दो केसेस होते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। पहला केस क्या होता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या बोल रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर सी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखा हो, तो हम लोग इसको कहीं भी रख लेते हैं। सपोज कर लीजिए हम लोगों ने इसको यहाँ रख दिया, तो हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली हम लोगों को तो इमेज फॉर्मेशन करना है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोगों के पास कम से कम दो रेज होनी चाहिए। तो एक रे हम लोगों ने क्या करिए, एक रे हम लोगों ने इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करी, तो ये क्या करेगी, ये डाइवर्ज कर जाएगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो है हम लोगों को F1 पे अपीयर होती हुई दिखेगी कि हमारी जो लाइट रे है, अभी हम लोगों ने रूल देखा था कि ये कहाँ पे मिल जाएगी, ये F1 पे मिलेगी जा करके। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम लोग एक रे को पास कराते हैं इसके ऑप्टिकल सेंटर से। तो हम लोगों ने एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया, तो ये क्या हो गया, ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो गया, उसी पॉइंट से विदाउट रिफ्रैक्शन ये क्या करी, डिफ्लेक्ट करके निकल गई। तो जिस पॉइंट पे यहाँ पे हमारी इमेज क्या कहते हैं इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पे क्या होगा, हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो सपोज कर लीजिए अगर ए बी रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा। और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों को कॉन्वेक्स लेंस में क्या मिल रहा था, हम लोगों को कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज तो मिल रही थी, वर्चुअल इमेज मिल रही थी, बट वो कैसी नहीं मिल रही थी, वो डिमिनिश्ड नहीं मिल रही थी। उसका जो साइज़ था वो छोटा नहीं था हमारे ऑब्जेक्ट के। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा, अगर हम लोग कॉन्केव लेंस का यूज़ करेंगे तो हम लोगों को इमेज हमारी कैसी मिलेगी, वो वर्चुअल तो होगी, लेकिन वो कैसी होगी, उसका साइज़ जो होगा हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, स्मॉलर होगा। दूसरी बात क्या है, ये इरेक्ट होगा, हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे होगा। तो इन्फिनिटी से स्टूडेंट्स कैसी रेज आती हैं, इन्फिनिटी से हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आएंगे। तो ये पैरेलल रेज क्या करेंगी, यहाँ से जो है डाइवर्ज करेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी हम लोगों के पास क्या आ रही होगी, एक इंसिडेंट रे आ रही होगी जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये क्या करेगी, ये डाइवर्ज कर जाएगी और ये क्या करेगी, यहाँ पे कहीं जो है मीट करेगी। तो हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, हमारी इमेज जो है F1 पे फॉर्म होगी। तो इमेज हमारी कहाँ पे फॉर्म हुई स्टूडेंट्स, इमेज फॉर्म एट F1, हमारी इमेज फॉर्म F1 पे हुई। जो हमारा ऑब्जेक्ट जो था इन्फिनिटी पे था, तो हमारी इमेज जो थी फोकस पे फॉर्म हुई। कैसी फॉर्म हुई, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। तो यहाँ से हमारी जो इमेज थी ये कैसी थी, हाईली डिमिनिश्ड थी। और कैसी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है सारे इमेज फॉर्मेशन के रूल्स देख लिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज़ लेंस फार्मूला। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला है ये न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था रिफ्लेक्शन में मिरर फार्मूला क्या था, 1/v + 1/u = 1/f। पे क्या होता है, यहाँ पे एक चेंजमेंट आ जाता है, यहाँ पे 1/v - 1/u हो जाता है, = 1/f होता है। v हमारा क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस होता है। u हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। और f हमारी क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। इसी तरीके से स्टूडेंट हम लोग जो है एक और इंपॉर्टेंट टर्म की बात कर लेते हैं, दैट इज़ लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम लोग m से डिनोट करते हैं। और जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं क्या होता है, रेशियो होता है हमारा साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रेशियो होता है बेसिकली। तो क्या हो जाएगा, m = I/O = क्या हो जाएगा, ये v/u हो जाएगा। यही अगर हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन में हमने देखा था m = क्या होता है, I/O = -v/u होता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि हमारा मिरर के लिए लीनियर मैग्नीफिकेशन -v/u होता है, बट मैग्नीफिकेशन हमारा लेंसेज के लिए क्या होता है, सिर्फ v/u होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा।
अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, डेट इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है? तो पावर ऑफ लेंस बेसिकली कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे। हमारी लाइट को डाइवर्ज करने की कैपेसिटी और कन्वर्ज करने की कैपेसिटी को हम लोग किससे मेज़र करते हैं? हम लोग पावर ऑफ लेंस से मेज़र करते हैं। और हमारे पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? डायोप्टर होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, पी डायोप्टर अगर हमारा मीटर में होगा तो ये क्या होगा? 1/4 फोकल लेंथ। यहाँ पे एफ हमारा क्या है? फोकल लेंथ है, जो कि हमेशा मीटर में लेंगे। लोगों को यहाँ से समझ में आ गया कि पावर ऑफ ए लेंस क्या होती है। पावर ऑफ ए लेंस कुछ नहीं होता है, एक एबिलिटी होती है लेंस की कि वो किस बेसिस पे जो है हमारी जो रेज आ रही हैं, इंसिडेंट लाइट रेज आ रही हैं, उनको कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। इसको हम लोग किससे मेज़र करते हैं? हम लोग जो है इसको जो है डायोप्टर से बेसिकली मेज़र करते हैं। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है पावर ऑफ लेंस का? पी डायोप्टर इक्वल्स टू 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर। अगर हम लोग जो है अगर हम लोगों को फोकल लेंथ जो है सेंटीमीटर में दी होती है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? पी डायोप्टर इक्वल्स टू 100/f सेंटीमीटर। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि 1 डायोप्टर क्या होता है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 1 मीटर। तो यहाँ पे पी डी इक्वल्स टू हम लोगों को क्या पता है? 1/f इन मीटर। तो यहाँ पे हम लोग अगर वैन वैल्यू को पुट कर दें तो हम लोगों के पास पी डायोप्टर क्या हो जाएगा? पी डायोप्टर इक्वल्स टू 1 डायोप्टर हो जाएगा। पावर ऑफ ए लेंस हम लोगों के पास 1 डायोप्टर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो यहाँ से 1 डायोप्टर क्या होता है? 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ हैविंग लेंथ 1 मीटर। समझ में आ गया? अब हम लोग स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज़ द पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंसेज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या बोला गया है? अगर हम लोग जो है थिन लेंसेज को ले लें, अगर हम लोग बहुत सारे थिन लेंसेज को ले लें और उनको क्या कर दें? उनको हम लोग ज्वाइन कर दें, तो यहाँ पे क्या आता है कि द सम ऑफ द पावर ऑफ ए नंबर ऑफ लेंसेज इक्वल्स टू क्या होता है? इज इक्वल टू द टोटल पावर ऑफ द लेंस। हमारी जो टोटल पावर होगी लेंस की, जिनको हम लोग ज्वाइन करेंगे, वो जो होगी इंडिविजुअल पावर ऑफ द लेंस के सम के बराबर होगी। तो यहाँ से स्टूडेंट हम लोगों ने जो है पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंसेज के बारे में भी बात कर ली। तो पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन लेंसेज क्या होगा कि द सम ऑफ द टोटल पावर ऑफ द लेंसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर्स ऑफ ऑल द लेंसेज। समझ में आ गया? तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें।